दोस्तों, इलेक्शन बायपोल हुए और कल उनके रिजल्ट आ गए हैं। हम सब ने देखा कि किस तरह से भारत भर में 29 जो असेंबली सीट्स थीं और 3 जो पार्लियामेंट्री सीट थीं उनके ऊपर रिजल्ट आया है। उन रिजल्ट्स को अगर हम बारीकी से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये बीजेपी की तरफ टिल्टेड है। पूरा रिजल्ट 50% के आसपास हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाए हुई है, पर रिमेनिंग जो 50% है वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच में आधा आधा बट रहा है। संक्षेप में इन परिणामों को इस तरह से देखा जा सकता है। मेघालय व मिजोरम की सीट्स जो हैं उनको किस तरफ माना जाए, अन्य में गिना जाए या बीजेपी के साथ वाला माना जाए, इस वजह से आपको कई जगह पर अलग अलग संख्या दिखेगी। अदरवाइज ये चीज़ कंफर्म है कि कुल 29 विधानसभा सीटों में से 8 कांग्रेस को मिली हैं और ये कहा जा रहा है कि 8 ही लगभग मिली हैं जो कि अन्य पार्टियों को मिली हैं। तो इस तरह से ये 16 हुई और 13 बीजेपी की तरफ है। कुछ जगहों पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बीजेपी को 16 सीट बता रहा है, बीजेपी प्लस है ना, एनडीए, और अन्य में 5 सीटें। तो अब ये पूरे परिणाम जो हैं इसमें अगर आप एक बार नज़र डालते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि पश्चिम बंगाल पूरी तरह से एक तरफा, असम पूरी तरह से एक तरफा, इसमें कहीं भी किसी दूसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक तरफा पूरी तरह से तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो ये वो राज्य हैं जहां पर, और बिहार जनता दल यूनाइटेड एक तरफा, जिसको बिहार में लोग जदयू कहते हैं, उनका एक तरफा। तो ये तो मामला जहां पे बिल्कुल क्लीन स्वीप जैसा हो रहा है इन बायपोल्स में। बायपोल्स के बारे में हमको ये समझ रखनी चाहिए कि इसमें जनता उस तरह से बाहर नहीं आती है जिस तरह से सामान्य या आम चुनाव के दौरान आती है, और इसमें जो पार्टी रूलिंग होती है उसका कुछ ना कुछ दबदबा रहता है। 2 वजहों से कि चुनाव आयोग उतना सशक्त ढंग से, उतने तीव्र और तीखे ढंग से काम नहीं करता है और बहुत हद तक सरकार की चल पाती है जो वहाँ पर सरकार हो। इसी के साथ साथ जनता जो होती है उसकी कोशिश ये होती है कि जिसकी सरकार है उसका ही व्यक्ति चुन लिया जाए, क्योंकि अब तो ये क्लियर है कि राज्य में फलां की सरकार है। अनटिल अनलेस जहाँ ये मामला हो कि सरकार अधर में है, इस बायपोल के आधार पर ही सरकार तय होगी, वहाँ मामला अलग हो सकता है। अन्यथा सरकार की तरफ लोग वोट देना पसंद करते हैं और इसमें कमिटेड वोटर्स ही बाहर निकलते हैं, किसी भी पार्टी के हों। बहुत फ्रिंज एलिमेंट या जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जो अपना मत देर से बनाते हैं या बदलते रहते हैं, वो नहीं आते। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम जो देखते हैं तो हैरानी करने वाला जो परिणाम आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश से, जहाँ की उम्मीद नहीं थी, मगर कांग्रेस ने न सिर्फ लोकसभा की मंडी सीट जीती बल्कि तीनों विधानसभा सीटें भी वहाँ पर जीत लीं। तो ये बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये मोटा मोटी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल पूरी तरह से टीएमसी, बिहार जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी प्लस आप उसको कह सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में गया। राजस्थान में भी कांग्रेस मजबूत रही। मध्य प्रदेश में 2 और 1 का रेशियो रहा। विधानसभा सीट में कांग्रेस, जिसके पास की जोबट सीट थी, वो अपनी जोबट सीट हारी, मगर रेगांव सीट 31 साल बाद उन्होंने जीत ली। जोबट से बीजेपी जीती है, पृथ्वीपुर बीजेपी के पास ही है। इस तरह से मध्य प्रदेश में ये, और साथ साथ लोकसभा खंडवा की सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास सुरक्षित बनाए रखी है, दोबारा जीते हैं। लोकसभा सीट में जो परिणाम आया वो दादर नगर हवेली का है, जो कि शिवसेना के पक्ष में गया, और शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर पहली बार कोई लोकसभा की सीट जीत पाई है। एक्सक्यूज मी। इस तरह से इन परिणामों से हमें क्या कुछ संकेत मिलते हैं? तो पहला संकेत ये है कि महंगाई की जो बात कही जा रही है
विपक्ष कितना भी कहे पर उसका कोई असर वोटर्स पे उतना दिखाई नहीं देता है। जो किसानों का मामला है कि किसान परेशान हैं, तो हरियाणा में कहा जा सकता है एक सीट जीत गए हैं अभय चौटाला जी, परंतु उसके बाहर कहीं पे वेस्टर्न यूपी वगैरह में था नहीं इलेक्शन। तो अब ये बात स्पष्ट होती है कि किसानों के आंदोलन का राजनीतिक असर जो है हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी तक ही सीमित है। अन्य राज्यों में उस तरह का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई को लेके लोग बहुत ज़्यादा उस तरह से चिंतित नहीं है जैसा कि विपक्ष कहता है, या हम आम लोगों के तौर पे कहें कि उन्हें शायद इस पे रिएक्ट करना चाहिए। तो अभी ये कहा जाएगा कि महंगाई जो है वो वोटर्स के, ख़ास तौर से वो वोटर्स जो कि बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं, उनके लिए अभी उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिस पे कि वो बाहर निकलकर वोट करें और अपने पैराडाइम शिफ्ट करें। ये होता है पैराडाइम शिफ्ट, बार बार देखा गया है, पर ये एक इसका थ्रेशोल्ड होता है जहाँ तक जनता किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है, तब तक वो अपने जिनके साथ होती है या जिनका समर्थन करती है उनके साथ रहती है, और फिर जो टर्न मारती है तो वो बहुत ज़बरदस्त मारती है और बहुत दिनों तक उसका असर रहता है। तो अभी वो लेवल बिल्कुल नहीं आया है आम जनता में, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वोटर्स में। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के लिए चुनौती हल्की सी दिखाई देगी अगर वो ध्यान देते हों कि जो बट सीट ज़रूर जीती है, उन्होंने पूरी मशीनरी के साथ मेहनत करना पड़ी थी, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री साहब को, सबको, और वो सीट निकल गई, पर रेगांव की सीट बीजेपी के हाथ से जाती रही। तो इसके ऊपर मध्य प्रदेश में ध्यान देना होगा, अन्यथा यहाँ पे भी कुछ उलटफेर हो सकते हैं। राजस्थान पूरी तरह से अभी कांग्रेस के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल और आसाम पूरी तरह से, जहां आसाम बीजेपी के पक्ष में, वहां पश्चिम बंगाल टीएमसी के पक्ष में है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के दोनों राज्यों की बात करते हैं तो मिज़ोरम और मेघालय में स्थितियां ऑलमोस्ट यथावत बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बाई इलेक्शन है किसी तरह से कोई बड़ा चौंकाने वाला परिणाम नहीं लाए हैं। जो स्थितियां लोगों को मालूम है, सबको, पिछले एक सर्वे के दौरान जो माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता 66 से कुछ घट के 38 पर गई थी, वो अभी 40-45 के आसपास परसेंटेज के आसपास होगी, जो कि दूसरे जो हमारे कैंडिडेट हैं राहुल गांधी साहब, उनसे 3-4 गुना ज़्यादा है। तो अभी बीजेपी सरकार को किसी तरह का मैं नहीं देखता हूं कि कोई ख़तरा देश में है कि उनको आने वाले 2024 के चुनाव में सत्ता से हटा सके। तो ये हमारा अपना विश्लेषण था। इसके में जो कांग्रेस के हाथ लगा है वो हिमाचल प्रदेश है, जो थोड़ा चौंकाने वाली बात हो सकती है, पर यह होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्य तो छूटेंगे बीजेपी से, और कर्नाटक में एक सीट का हार जाना जो येदियुरप्पा का असर हो सकता है। तो इस तरह से ये चुनाव का विश्लेषण था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।